नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। ठीक ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड पेज नंबर 68 पर जहां पे लिखा हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वहां पर कुछ बताया गया है और एग्जाम्पल नंबर 4.2 पूरा यह है पैरेललोग्राम मेथड। ठीक ना, तो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या चीजें हैं। ठीक, जैसे आपके पास दिया हुआ एक वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, कहा जा रहा है कि इसको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करके दिखाइए। ठीक, कौन सा मेथड? पैरेललोग्राम मेथड। क्लियर है बात? चलिए अब हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले इसका मतलब यानी इन दो वेक्टर से हम पैरेललोग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पर एक ए वेक्टर हमने बना लिया। ठीक, वेक्टर ए हो गया ये। उसके बाद यहां पर इसके देखिए ये हेड है, ये टेल है। यहां पर क्या, ये हेड और ये टेल, ये वेक्टर ए। ठीक, और इसी के टेल से ही जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी के उतने ही एंगल, यानी इसको आप डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन रहनी है। ठीक है ना, आप इसको क्या करेंगे, एक ऐसे बना लेंगे वेक्टर बी, यहां पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हम मान लेंगे कि इसी तरीके का वेक्टर एक, जिसको हम डॉटेड लाइन से बना लेंगे, एक वेक्टर बी यहां पर है और इस ए वेक्टर यहां से हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। यानी पहले हेड से हेड को मिलाया और टेल से टेल को मिलाया, कुछ ऐसा हम बना लेंगे। देखिए यहां पे क्या है, टेल से टेल को मिलाकर, और यहां पर क्या है, यहां पर हेड से हेड को मिलाकर। ये इसके सिमिलर हमने बना लिया, ये इसके सिमिलर बना लिया। यानी इसका मतलब ये, अगर हम बी माने, इसके पैरेलल एक बी यहां, इसके पैरेलल एक ए यहां, हमने इस तरीके से इसको बना लिया। और इसके बाद क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। और यहां से हमने जब इसको मिलाया, यानी ये, तो आप क्या पाएंगे, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर। और कहा जाता है कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो R है, ठीक है ना, और ये जो A और B है, ये अगर मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से एंगल थीटा पर लाई कर रहे हैं, यानी कितने पर एंगल है, ये थीटा पर। और यहां से यहां जो R जो A से है वो है, यानी रिजल्टेंट है जो A से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। और इसके कुछ नाम हम ले लें, जैसे इसमें लिया गया है नाम पेज नंबर 72 पर इसका नाम O, ये बी वेक्टर, ठीक है। यहां पर है Q, उसके बाद यहां S, उसके बाद यहां पर P, ठीक, और इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। ये एकदम बेसिक जानकारी है अभी, और इसके बाद अभी कुछ डेरिवेशन नहीं किया गया है, अभी केवल पैरेललोग्राम बनाया गया है। पैरेललोग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि जब आप इसका सिरा, ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट सिरे आपस में मिला रहे हैं ओ एस को, तो आपको रिजल्टेंट मिल जा रहा है, जैसा कि ये मेथड है। अब इसको प्रूफ करके लाना भी है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का ए से, और इन दोनों के बीच अगर थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इससे लानी, ठीक है ना, इसको डिराइव करना है। चलिए सबसे पहले हम ये करें कि यानी इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और यहां से यहां एक हमने परपेंडिकुलर डाला और इसका नाम दे दिया एन। ठीक, तो यानी एक ट्रायंगल बन गया ये एस पी एन, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल एस ओ एन। ये दो ट्रायंगल आपने बना लिए। और इस वाले एंगल को अगर ये अल्फा है तो इसको कहा जा रहा है कि अगर ये बीटा होगा तो क्या होगा। बाद में इस पर परपेंडिकुलर अभी ट्राई करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। इतनी बातें एकदम क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं, फिगर एकदम किताब में बना हुआ, पेज नंबर 72 पर सारी बातें क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि इनके मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन करना है, यानी आर और ए और बी और थीटा में क्या रिलेशन बनेगा,
अगर आप इसको डिराइव करें यानी सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये तो ठीक है r इक्वल टू ए प्लस बी ट्रायंगल मेथड से करिए चाहे पैरेललोग्राम मेथड से करिए, आएगा यही r इक्वल टू ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि इनके मैग्नीट्यूड में a और b और थीटा और r यानी a b r और थीटा में क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं। ठीक, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि ये भी क्या है वेक्टर b ही है, यहां पर ये वाली लाइन जो डॉटेड से दिखाई गई है p से s, यहां पर ये क्या है, ये भी वेक्टर b है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी एक बात, यानी ये क्या है वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा b, अगर इसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसका 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यहां भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। चलिए अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसमें एस एन कितना होगा और पी एन कितना होगा आपको निकाल कर बताना है। तो ये जो एस एन आएगा वो कितना आएगा और यहां से यहां ये जो पी एन आएगा वो कितना आएगा, ये निकाल कर बताना है। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां है नहीं। अगर जो रिजोल्यूशन जानते हो तो तुरंत लिख देंगे कि यहाँ बी कॉस थीटा यहाँ बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो b है, ठीक, ये वाली लाइन का मैग्नीट्यूड b है और ये एक ट्रायंगल यहां पर बना हुआ है, तो आप इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, साइन कॉस टेन, यही तो बात करते हैं, है ना। इस ट्रायंगल में चूंकि थीटा है तो आप यहां पर पाएंगे एस एन क्या होगा, तो इसके लिए आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, यानी एस एन, ये हो जाएगा एस एन, उसके बाद अपॉन हाइपोटेन्यूज कहेंगे अपॉन बी, तो एस एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कहेंगे बी साइन थीटा। क्लियर है बात एकदम, बिल्कुल बेसिक से, बाद में फटाफट करेंगे एकदम तुरंत की ये वाला ये। ठीक इसी तरह से आप आ जाइए पी एन, अब यहां पर आपको पी एन चाहिए तो आप कॉस थीटा इसी में लगाइए, तो आप पाएंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी यहां पर हो जाएगा पी एन अपॉन बी, यानी पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी कॉस थीटा। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई, बी कॉस थीटा और एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है उससे हम लोग इसको निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से। ठीक, इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई। अब चलते हैं जरा कुछ इसमें और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक देखिए ट्रायंगल एस पी एन और एक ट्रायंगल हमारे पास एस ओ एन, पूरा एस ओ एन। ठीक, तो आप यहां से देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल एस ओ एन, ठीक, ट्रायंगल एस ओ एन, जो O से N और एस एन आपको पता है, यानी इस ट्रायंगल में एस एन आप तो पहले ही लिख लेंगे कि एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक, एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। लेकिन ओ एन अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी ओ एन इज इक्वल टू कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड और प्लस ये जो आया है बी का थीटा, ये क्योंकि इसको हमने मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड इसको बना लीजिए, यानी ये वेक्टर ए था और जिसका मैग्नीट्यूड है ये ए, सिंपली ए भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, तो यानी आपको क्या मिलेगा यहां से ए प्लस उसके बाद बी कॉस थीटा, ये मिल गया। अब अप्लाई करिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चलेगा कि ओ एस स्क्वायर, क्या लिख दे, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना होता है हमें, यानी एस एन का स्क्वायर अपॉन सॉरी प्लस ओ एन का स्क्वायर, यानी एस एन स्क्वायर, या सीधे सीधे ये लिखिए पहले ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। जो बेसिक तरीका है पहले वो हम लोग सीख रहे हैं, बाकी आता सभी को है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। ठीक, चलिए इसको आपने क्या माना है आर, तो यहां क्या मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक, आर स्क्वायर मिल जाएगा। ओ एन क्या मिलेगा आपको, कहेंगे ए, यानी ये वाला इसका इतना मैग्नीट्यूड प्लस का ये पूरा, यानी यहां से यहां तक आपको पूरा मिलेगा, लिख देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना,
ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, प्लस एस एन कहेंगे बी साइन थीटा, ठीक, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तुरंत, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और यहां पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब ये वाले टर्म का पूरा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर आपने देखा है कि यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरीके से 2ab आता था, तो 2ab बी की जगह पूरा बी कॉस थीटा है। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे, यहाँ आप पाएंगे कि बी स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये ऐसे रहेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां देख रहे हैं कि यानी देखिए यहां पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ आप लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी ए स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, उसके बाद पहले इसको लिख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला तो साइन स्क्वायर से आधा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता तो आप घबरा जाते हैं वैसे भी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक। अब आ जाइए यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखिए इसमें से सिर्फ यहां से यहां तक आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो यानी यहां पे हम सीधे सीधे लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद ये सब कुछ हो गया, यानी इसका मतलब अब आगे क्या मिलेगा 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या लिखा रहना है आर स्क्वायर, यानी अब आप रिजल्टेंट जो आर आया वो रिजल्टेंट जिस यानी आर वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी हमें पहले से पता है ये वेक्टर एडिशन है, यहां मैग्नीट्यूड हम चाह रहे हैं, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, इसका मतलब रूट में आपको पूरा लिखना होगा, या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए या ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला मिल गया। यहां पे ये हो जाता है दो वेक्टर अगर आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना, 60 डिग्री पर हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट में आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसी को कभी कभार ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा लिखा हुआ, यानी ये कटे ना कहीं कुछ, ये ठीक, इस चीज को कभी कभार ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, इस पूरे को, यानी इस पूरे को कभी कभार ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ब्रैकेट बनेगा और यहां 1/2 लिखा रहेगा। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो इतनी बातें तो हमने सीख ली कि ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट ए से, जो ए वेक्टर है, इससे कितने एंगल पर है ये बताना होगा आपको, फिर उसके बाद ये रिजल्टेंट, उसके बाद ये बी में और रिजल्टेंट ए में क्या रिलेशन है ये बताना होगा आपको, यानी कई सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले अपनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं और रिजल्टेंट देखते हैं और क्या क्या हम यहां से सीख सकते हैं। तो हमने यहां पे आपने फिर से देख लीजिए इसको एक बार, ए वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड बी होगा। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से हमने बताया कि कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर, और यहां से हमें क्या करना है कि रिजल्टेंट, तो हम कहेंगे इसका एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, यानी पैरेललोग्राम, यानी ये जो बेस, तो यहाँ यानी बी के सिमिलर वेक्टर, यानी जैसे था जिस एंगल पर थीटा उसी एंगल पर थीटा लेते हुए हमने बी को भी डॉटेड लाइन से शो कर लिया, ए को भी इसी तरीके से शो कर लिया। जब ओ से एस को मिलाया तो हमें एक रिजल्टेंट मिल गया, हमें पता है कि ये थीटा एंगल पर है, ये रिजल्टेंट है, और यहां से यहां ये इसी तरीके से यहां बी है और ये थीटा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक। ये यहां से एक लाइन जो कि दोनों को
यहाँ क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो भाई ये एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। वहां से हम सीख सकते हैं इसको। ठीक, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये भी बताया गया है। यानी यहां से रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल पर है और यहाँ जो है रिजल्टेंट बी से बीटा एंगल पर है। ठीक, क्लियर है बात। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर जो पी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा आ जाएगा। कहां से आएगा तो कहेंगे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हमने लगाया, वो होता है cos साइन थीटा इक्वल टू और cos थीटा इक्वल टू। साइन थीटा हमारे पास पता भी है कि लंब बट्टेकरण होता है या आधार बट्टेकरण होता है, यानी इसका मतलब हो जाता है क्या, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आधार है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों बातें एकदम क्लियर हो गई। अब यहां से निकाल लिया आपने, तो आप ये देखिए दो ट्रायंगल आपको शो करने थे यहाँ पे। पहले बड़ा वाले ट्रायंगल से हमको क्या मिला, रिजल्टेंट, यानी OSON वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। इसमें हमें SON वाले ट्रायंगल में देखा तो SN इक्वल टू हमें पहले से पता आ गया कि बी साइन थीटा, ON A प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OS स्क्वायर इक्वल टू कितना, ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। जो ON है, ON पूरा हमें पता इतना है, यानी इसका होल स्क्वायर, फिर इसका इतना होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इसका होल स्क्वायर जो हमने किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने ओपन किया और ऐसे लिख लिया। इसको जैसे था वैसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, उसकी जगह 1 हो गया। ठीक है ना, सिर्फ इतने एक स्टेप यहां से हमने नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। ठीक, a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। R इक्वल टू रूट में मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको इस फॉर्म में भी लिखा मिलता है। ठीक, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कुछ और रिजल्ट हम देखते हैं, क्या हमें और मिल सकता है। ठीक है, इन ट्रायंगल SON और ट्रायंगल SPN, ट्रायंगल SON और ट्रायंगल SPN में, ठीक, SPN में SN इक्वल टू आप निकाल चुके हैं बी साइन थीटा, जो कि आपको पहले से पता है। इसमें जरा देखते हैं ये वाले ट्रायंगल में, जो ये वाला ट्रायंगल है उसके यानी SON में एंगल O कितना है, कहेंगे जो एंगल O है वो अल्फा है। ठीक है ना, एंगल वो अल्फा है। यहां से जब आप SN इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, भाई फिर से लगा देंगे आप कि साइन अब की बार अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि SN है और अपान हाइपोटेन्यूज यानी इसका R, यानी यहां से आपको SN मिल जाएगा कितना, कहेंगे R साइन अल्फा। ठीक, और यहां से क्या मिला छोटे वाले ट्रायंगल से, यानी SN इक्वल टू बी साइन थीटा। दोनों बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल, तो आप यानी SN इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक बार लिख देंगे यहां पे बी साइन थीटा और SN इक्वल टू क्या लिख देंगे, R साइन अल्फा। ठीक, R साइन अल्फा। अब ये होगी 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड से ये कह सकते हैं यहां पर कि बी साइन थीटा इक्वल टू R साइन अल्फा। आप क्या लिख देंगे, R साइन अल्फा। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B जो साइन, ठीक ना, थीटा अपान R, बी साइन थीटा अपान R इज इक्वल टू क्या, यहां पर साइन अल्फा अपान बी। कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और उसके आगे लिख लीजिए, जहां R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हम लोग निकाल कर लाए हैं, उसी के आगे लिख लीजिए, ये इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कोसाइन। अभी नोट करके उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, और यहां हमें क्या मिल गया कि बी साइन थीटा अपान R इज इक्वल टू साइन अल्फा अपान बी। इतनी बातें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब क्या करिए कि इस पर ये जो OS है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए और वो परपेंडिकुलर कहां इंटरसेक्ट करे, P पर, तो आपको क्या मिलेगा, यानी ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर। ठीक, और इसको नाम दे दीजिए M, इसको नाम दे दीजिए M। अब देखिए यहां पे कितना हो गया, दो ट्रायंगल, यानी यहां पर दो ट्रायंगल हो गया, एक हो गया MOP और दूसरा हो गया SMP। और इसमें जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में वो है, यानी O वाला एंगल है वो अल्फा है और यहाँ S वाला एंगल है वो बीटा है। ठीक, तो यानी इसमें हम इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ बीटा
और उसके बाद ये बी और बीटा में, ए और अल्फा में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चलिए यहां पर हम क्या कर दें, आप लिख दीजिए साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे इस वाले ट्रायंगल में। चलिए इतनी बातें फिर से आगे करते हैं। अगेन इन ट्रायंगल किसमें, एम ओ पी एंड उसके बाद एस एम एस पी। चलिए इस वाले ट्रायंगल में बड़े आराम से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में बड़े आराम से आप यह क्या मिलेगा, यहां पे कहेंगे कि एम ओ पी वाले ट्रायंगल में और एम एस पी वाले ट्रायंगल में हमने फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया और हमें पता चला कि साइन अल्फा यहां से लिखेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे। देखिए ये वाला ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो अब साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना कहेंगे, पी एम या एम पी, यानी एम पी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना कहेंगे, ए। ठीक इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाइए, इसमें इस वाले ट्रायंगल में ये क्या होता है, कहेंगे ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर है और ये अपॉन हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा आपको। तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि साइन बीटा, क्या लिख देंगे, साइन बीटा। आराम से देखिए, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सीखना इतना जरूरी है कि पूछिए मत, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इससे भागते हैं कि यार 2 मिनट वाला बताएंगे, वो नोट्स और ट्रिक तो हम देते हैं, उसमें कौन सी घबराने की बात है, वो तो रिवीजन में भी दे देते हैं, बहुत सारी जगह बताते हैं, क्वेश्चन में भी बताते हैं। घबराने की बात इसमें ये नहीं है कि आप क्या, देखिए इससे क्या क्या रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं, सवाल ये है। ठीक है ना, तो यहां पे साइन बीटा आ गया, साइन बीटा जब लिखेंगे तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो सेम है, यानी यहां पे एम पी अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। यानी इन दोनों से आपको पता चल रहा है कि एम पी अगर यहां लिखा जाए तो आप एम पी इज इक्वल टू लिख देंगे कितना, साइन ए साइन अल्फा, यही तो लिखेंगे, ए साइन अल्फा, एंड यहां पर लिखेंगे एम पी इज इक्वल टू कहेंगे बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए साइन बीटा, ठीक, ए साइन अल्फा, उसके बाद बी साइन बीटा आपने लिख लिया, ये बी रहेगा ना, हाँ ये बी रहेगा, ठीक, इतनी बातें। तो इन दोनों से आप लिख सकते हैं, चूंकि ये इसके इक्वल है तो फिर इसी तरीके का फॉर्म आप लिख सकते हैं यहां पे जैसा कि दिखाया गया है, यानी यहां पे लिखेंगे साइन अल्फा अपान कितना, साइन अल्फा अपान, देखिए यहां से साइन अल्फा, चूंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल को लिए आप यहां पे बना लीजिए इसको। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यहां लिखिए ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, ठीक, बी साइन बीटा। जब आप बी साइन बीटा लिख ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि यहां साइन अल्फा जैसे कर रहे हैं, यहां क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपान बी, साइन अल्फा अपान बी, तो यहां लिख देंगे साइन अल्फा अपान बी इज इक्वल टू, फिर यहां क्या लिख देंगे, साइन बीटा अपान ए, ये बन जाएगा साइन बीटा अपान ए। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे एकदम आराम से चल रहे हैं, समझने वाली बातें हैं सब, केवल काम इतना सा ही है, केवल वो ट्रायंगल का रेशियो देखना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बार बार ट्रायंगल में एंगल का रेशियो देखना है, साइन अल्फा कहीं कहीं कास अल्फा, इसी तरीके से करते जाना था। हमने देखा यहाँ पे क्या मिल गया, ए साइन अल्फा। जैसे ही हम ये वाले ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, अब सवाल ये उठता क्या लाना चाह रहे हैं, रिलेशन हमें चाहिए इस अल्फा में, ए में, आर में, इस आर में, बीटा में और बी में, ठीक है ना, इस आर में, अल्फा में और ए में, इस आर में, पूरे अल्फा में या थीटा में, यानी सारे रिलेशंस हमें चाहिए सिर्फ, और इन रिलेशंस के नाम देखेंगे।
पहले हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट कितना आया, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, अंडर रूट यानी रूट में रहेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब हमें रिलेशन चाहिए सारे के सारे, यानी ए में आर में, उसके बाद यहां मतलब अल्फा ए अल्फा आर में क्या रिलेशन है, आर बीटा और बी में क्या रिलेशन है, ठीक, ये सारे रिलेशन हमें चाहिए, ठीक है। और यहां आर थीटा अल्फा बीटा इसमें क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वही हम लोग यहां सीख रहे हैं। तो आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दें, ठीक। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ साइन अल्फा पान बीटा, यहां क्या लिखा हुआ साइन अल्फा पान बीटा, और यहां क्या लिखा हुआ साइन अल्फा पान बीटा। ये साइन अल्फा पान बीटा किसके इक्वल है, बी साइन थीटा पान आर के। ये बी कहां से आ जाएगा, ये बी नहीं रहेगा ना, ये बी नहीं रहेगा, ठीक ना, ये बी कहां से आ जाएगा, जब ये बी इधर आ गया तो ये वाला आर इधर आ गया तो ये नहीं रहेगा ना, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ठीक। यानी यहां पे साइन अल्फा पान बी हो गया, ये इसके इक्वल, यहां साइन अल्फा पान बी इसके इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से आप ये लिख, थर्ड एंड फोर्थ से, तो इसको कहां लिख दें, चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से आपको क्या मिलेगा, तो लिखेंगे आर साइन, अब की बार उल्टा करके लिख दीजिए, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू ए अपान साइन बीटा। कोई दिक्कत, ए अपान साइन बीटा, इतना लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन बीटा, ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। इस चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ साइन, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ साइन, ठीक। और जो आर निकाले थे, इसके लिए आर जो हम लोग निकाले थे कि आर स्क्वायर या आर इज इक्वल टू रूट, और हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। इसलिए हमने कहा था वहां पे लिख दीजिए क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन, यानी cos का साइन, कोसाइन, ये, ठीक है। यानी ये क्या है, लॉ ऑफ साइन। अब इस लॉ ऑफ साइन के कई सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके पास, यानी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। कैसे मिलेंगे देखने को एप्लीकेशन, अभी नोट के तौर पर हम लोग सारी बातें एक जगह लिख लेंगे। फिलहाल हम यहां देख रहे हैं कि इसके क्या एप्लीकेशन मिल सकते हैं। इसके एप्लीकेशन आपको मिलेंगे इस तरीके के, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको बना दिया जाएगा और आपसे कहा जाए कि ये ए है और ये एंगल थीटा 1, और ये बी है और ये एंगल थीटा 2, और ये सी है और ये एंगल थीटा 3। तो आप यहां पर क्या रिलेशन बना सकते हैं साइन का, तो कहेंगे ए, यही वाला सेम उठा के छाप दीजिए, ए इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल, ए के ठीक अपोजिट वाला एंगल, यानी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, कहां, अगर अल्फा बीटा ले लीजिए ज्यादा सही रहेगा, ए के सामने अल्फा, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने अल्फा बीटा गामा, है ना। यहां पर ये बना लीजिए अल्फा बीटा गामा, तो आप क्या लिखेंगे, ए साइन अल्फा लिख देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, कहेंगे बी साइन बीटा, उसके बाद सी साइन गामा, ये इसके एप्लीकेशन हो जाते हैं। ठीक इस तरीके से एक एप्लीकेशन आएगा लेमिस थ्योरम, वो भी इसी का एप्लीकेशन मिलेगा आपको कहां, जैसे मान लीजिए एक फोर्स इधर की तरफ या एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, इसको नाम दे दिया जाए T1 और ये एंगल है थीटा 1, और इसको नाम दे दिया जाए T2 और ये एंगल है थीटा 2, और इसको नाम दे दिया जाए T3 और इसको बोल दिया जाए ये थीटा 3। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे यही बातें, क्या लिख देंगे, यानी चाहे इसको पूरा उल्टा करके लिखिए चाहे सीधा बात देखिए, यानी T1 अपान साइन थीटा 1
इज इक्वल टू T2 अपान साइन थीटा 2 इज इक्वल टू T3 अपान साइन थीटा 3। ये इसके एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। आगे जाके इसी को कहा जाएगा लमिस थ्योरम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? बहुत ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में चले गए? नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत आसान वाली हैं, हाई स्कूल से ही रिलेटेड है, बस नए नए नाम आ जा रहे हैं और कुछ नहीं है भाई। आप अगर आप हाई स्कूल में इसको प्रूफ करते तो क्या प्रूफ करते? सारे एंगल प्रूफ कर लेते आप ट्रिग्नोमेट्री से, आराम से प्रूफ कर लेते। पाइथागोरस थ्योरम लगी है, ट्रिग्नोमेट्री लगी है, और कुछ लगा ही नहीं है दूसरा। फिजिक्स तो अभी इसमें चल कहां रही है? फिजिक्स में केवल और केवल एक वेक्टर टर्म चल रहा है, बाकी सारा काम तो हम लोग मैग्नीट्यूड का कर रहे हैं और वो मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, और भी हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और इसके अलावा कुछ करना नहीं है। बाकी आप रिलेशंस को प्रूफ करते जा रहे हैं कि ये इसको इतना आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो इसका नाम आ जा रहा है ना बस केवल यहाँ ला ऑफ साइन। जब आप इसको प्रूफ कर ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि ला ऑफ कोसाइन, बस ये नाम आ जा रहे हैं ना नए नए। फिर कह रहे हैं कि इसमें इसी तरह से प्रूफ करेंगे, ये नोट के तौर पर आप लिख लेंगे, यानी 1 और 2 ये नोट के तौर पर आप लिख लेंगे कि इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी बातों को आप आराम से नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आराम से। चलिए अब आगे देखिए, फिर इस तरह से अगेन इन ट्राइंगल SON में, ठीक है ना, SON में अगर आपसे पूछा जाए tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा तो क्या बताएंगे? तो tan अल्फा में पता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना यहां पे, परपेंडिकुलर कितना कहेंगे SN, अपॉन बेस कितना कहेंगे यानी OP प्लस PN, ठीक। और यहां से आप निकाल लेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू ये देखिए कितना आ जाएगा, यानी SN आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे B साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन OP यानी A और प्लस B cos थीटा, यानी B के साथ ही हमेशा साइन थीटा cos थीटा रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर B को आपने यहां पर, अब जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होंगी कि यहाँ पे इसका मतलब B को हम रिजॉल्व कर रहे हैं एक बार इधर और एक बार इधर, तो आपको मिल रहा है यहाँ B साइन थीटा, यहाँ B cos थीटा, तो B के साथ साइन और cos लगा रहेगा, A के साथ आप मत लगा लीजिएगा यहाँ के, क्योंकि जब A को रिजॉल्व करेंगे तब हम वहां पे लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो आपको क्या मिल गया, यानी tan अल्फा, tan अल्फा क्या है कहेंगे B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। तो ये रहा पूरा, मतलब एक सवाल भी हो गया और मेथड भी हो गया और कितने सारे रिलेशंस हैं, ये सारी की सारी बातें हमें देखने को मिल गई। अब एक सारांश की तरीके समरी टाइप में पूरा एक जगह नोट कर ले, ठीक है ना, समरी टाइप पूरा एक जगह नोट कर ले जरा इसको। चलिए अब इस मेथड में नंबर 1 हमें क्या मिला था, रिजल्टेंट, जो कि R इज इक्वल टू मिला था कितना, कहेंगे R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा मिल गया था। नंबर 1 ये मिला था। नंबर 2 हमें क्या मिला था, अभी देख रहे हैं कि tan अल्फा मिल गया, यानी ये रिजल्टेंट कितना, यानी रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल, यानी रिजल्टेंट और ये जो A है इसके बीच का एंगल, यानी रिजल्टेंट और A से कितना एंगल बनेगा, ये हमें मिल गया था, ठीक है ना, यानी एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A, या फिर सीधे सीधे tan अल्फा लिखिए, उतना ज्यादा क्या लिखने की जरूरत। तो आप लिख रहे हैं B साइन थीटा अपान, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ला ऑफ कोसाइन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ला ऑफ कोसाइन, ठीक। B साइन थीटा, यहां A प्लस B cos थीटा मिल जा रहा है। तीसरी चीज हमने क्या देखा अभी, यानी इन सबका एक रिलेशन देखा था और उस रिलेशन को नाम दे दिया गया था ला ऑफ साइन। ला ऑफ साइन क्या था, कहेंगे R साइन थीटा इज इक्वल टू B अपान साइन अल्फा, B अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू A अपान साइन बीटा, और इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था ला ऑफ साइन, ला ऑफ साइंस, ठीक। ये 3 रिलेशन हमने इसमें से निकाले थे। कैसे निकाले थे, इसका डेरिवेशन भी हो गया। समरी ये हो गई कि यानी रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा
tan अल्फा रिजल्टेंट और ए के बीच कितना एंगल ए भी मिल जाएगा। रिजल्टेंट और बीटा के बीच का एंगल आपको निकालना होगा तो आप ये पकड़ लीजिए, इससे निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी और इसमें बी में, थीटा में, ए में, आर में क्या रिलेशन है तो आप पूरे को पकड़ लीजिए, आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। और उसके बाद दो चीजें हमने और सीखी थी, जिसको अपने नंबर 4 हमने क्या देखा कि एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और इसमें यहां पे बताया जा रहा है कि अगर ये साइड ए है और ये एंगल अल्फा, और बी साइड ये है और एंगल बीटा है, और ये साइड सी है और ये एंगल गामा है, तो इनमें जो रिलेशन था ठीक इस तरीके का हम निकाल ले रहे हैं कि ए अपान इसके ठीक अपोजिट एंगल हमको मिल रहा है कि ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपान, उसके बाद बी अपान साइन बीटा, और साथ ही साथ हमें मिल गया सी अपान साइन गामा। ठीक इसी तरीके से आपको नंबर 5 जिसको लेमिस थ्योरम कहा जाएगा, ठीक है ना, यानी ये इस तरीके से था, इसको कहा जा रहा है कि अगर ये T1 है और ये एंगल θ1 है, और ये अगर T2 है और इसके सामने का एंगल θ2 है, और अगर ये T3 है इसके सामने का एंगल θ3 है, तो आप यहां से लिखेंगे यानी T1 अपान साइन θ1, यानी ये वाला इसके ठीक अपोजिट एंगल θ1 यहां मिल रहा है, इज इक्वल टू T2, यानी T2 ये वाला इसके ठीक अपोजिट। इसका एप्लीकेशन फोर्स में एक आध जगह सवाल पूछा गया है, ज्यादा नहीं, अगर न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर याद है तो अच्छी चीजें जल्दी सवाल लग जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। T2 अपान साइन θ2, इसी तरीके से T3 अपान साइन θ3, ये इसकी समरी वाला पार्ट हो गया, समरी हमने कर लिया। तो हमने क्या देखा, यानी पैरेललोग्राम मेथड जो है बहुत सारी चीजों को सिखाता है। अब इसके एप्लीकेशन देखने को हमको मिलेंगे, यानी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, ठीक। इतनी पूरी बातें नोट कर लीजिए। अब ये पता चले कि आर मैक्सिमम, अब दो वेक्टर है उसमें आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, आर मिनिमम कितना हो सकता है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें बताना होगा, ठीक। इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते, हमने क्या देखा, जो हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और एक दूसरे से एंगल थीटा पर रखे हुए हैं, अब वेक्टर्स के बीच का एंगल जानते क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होगा हमेशा, यानी छोटा एंगल ही होगा, और आउटवर्ड्स हम लेंगे। इसके लिए अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर एंगल्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि ए और बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर दिए हुए, ठीक। तो उस केस में आप अगेन यहां लिख सकते हैं कि यानी आर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, कहेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमने देख लिया, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी आर मैक्स आपसे पूछा जा रहा है, आर मैक्स, तो आर मैक्स कब मिलेगा, यानी ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा की, यानी अब देखिए ए और बी कोई वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं, केवल उसमें एंगल ही आप बदल सकते हैं आप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका, देखिए यहां पर हमारे कहने का ये मतलब है कि एक बार आपने कहा कि ये ए है और ये बी है, ये एंगल थीटा पर रखे हुए थे, तो ये हो गई सिचुएशन नंबर 1, आप ये कह दे रहे हैं, ठीक। इसी तरह कोई ये कह रहा है कि हम अब की बार हमारे पास ये ए और बी ये एंगल 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, चलिए ये भी मान लेते हैं। कोई कह रहा है कि हम 60 डिग्री पर ए और बी के रखेंगे, भैया ए और बी को यानी हम 60 डिग्री पर रखेंगे या 30 डिग्री पर रखेंगे। कोई ये कह दे कि हम यानी ए और बी को 60 डिग्री पर रखेंगे, आपको फटाफट रिजल्ट बताना है। तो कोई तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये आर की वैल्यू एकदम मैक्सिमम होगी, और कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब आर की वैल्यू मिनिमम होगी। कोई ये कह देगा कि हम अब की बार हमने ए को रखा और बी को रखा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कोई ये कह देगा कि इसका मतलब हमने ए को ऐसे रखा और बी को ऐसे रख दिया, और इसके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। यानी इस तरीके से जब एंगल दिए रहेंगे तो आर की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। इससे तो यही पता चल रहा है कि यानी ए और बी वेक्टर जब थीटा बदलेगा तो इसके रिजल्टेंट भी बदलेंगे। तो एक तो सिचुएशन आएगी कि आर मैक्सिमम मिल जाएगा, एक कोई ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आर मिनिमम मिल जाएगा। आर क्या होगा, थीटा पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 120 पे, ये सारी बातें हम सीख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, यानी थीटा क्या हो, देखिए यहां पर ये चीज तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं, यानी एंगल ही जो चेंज हो सकता है। तो ये cos थीटा कहां से कहां लाई करता है, कहेंगे 1 से लेके 0 तक लाई करता है। इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, यानी 1 to 0,
ठीक, 1 to 0 कब कहेंगे, यहां पे जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री, यानी यहां पे 0 डिग्री पर 1 और 90 डिग्री पर 0, इसी के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। इसका मतलब आर मैक्स कब होगा, जब हम कहेंगे कि यानी ये व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो दोनों वेक्टर के बीच का, कहेंगे 0 डिग्री, कितना हो 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर हैं, अब 0 डिग्री का मतलब ये हो गया, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यानी ए है और यहां पर क्या है, ये देखिए बी है, ये इस तरीके से वेक्टर है और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है बात? इसका मतलब जब आप यहां पर देखेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता चल गया जब cos थीटा 0 था तो यहां cos थीटा 0 होगा तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, sin 0 0 cos 0 1, ऐसे ही याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी r अब क्या मिलेगा, इस समय r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे r की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अब यहां पर मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये देखिए यहां दोनों का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो रहा, उसके अलावा और कोई आप देखिए यहां पर करेंगे तब भी रिजल्टेंट इन दोनों से छोटा ही आएगा, कहीं पर भी करेंगे रिजल्टेंट हमेशा इसके अपेक्षा हमेशा छोटा मिलेगा, सबसे कम यहां मिलेगा, एकदम क्लियर है बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लिख देंगे, अब देखिए ये वाला टर्म 1 हो गया तो आपको क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और आप उसको आर स्क्वायर से रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। कैसे कर दिया, अरे ये आर मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए cos थीटा लिखा, cos थीटा की जगह हमने क्या लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी ये पूरा टर्म 1 हो गया, cos थीटा 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2, ये क्या चीज है, कहेंगे ये तो भैया ये है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है, इसी का ये फॉर्मूला बन गया, यहां पे बन गया, और यहां लिखा आपने कि आर मैक्स स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी, ठीक। ठीक इसी तरह से आर मिनिमम निकाल सकते हैं, यानी आर मिनिमम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट यानी मिनिमम रिजल्टेंट, आर मिनिमम कब निकालेंगे, यह भी एक कब मिलेगा, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सिचुएशन क्या है, यानी ए वाला इधर की तरफ है और बी वाला ये इधर की तरफ है, बी वाला इधर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, यानी cos 180 डिग्री यहां रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर मिनिमम जो मिलेगा वो हो जाएगा कितना, यहां माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, पूरी बात आप लिखनी है, पूरी बात लिखिए तब ज्यादा समझ में आएगा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, अब यहां -1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यानी आर जो मिनिमम मिल रहा है वो मिल रहा है a माइनस बी। ये सिर्फ रिजल्टेंट की बात चल रही है, ये सिर्फ हम रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि वेक्टर आर, ये मत कर दीजिएगा कि आर मैक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें तो ये पता है कि हम वेक्टर ए और बी रखे गए, ये पता है कि आर इसी के बीच आएगा, ये यहां से मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, बार बार ये नहीं कि इसके अंदर भी वेक्टर लगा दिया, यहां पे वेक्टर लगा दिया, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले केसेस आपने सॉल्व कर, यानी इसका मतलब आर मैक्स और आर मिनिमम आपको मिल गया, यहां आर मैक्स मिल गया, यहां आर मिनिमम मिल गया। अब अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए थीटा क्या हो 90 डिग्री, अब अगर आपसे कहा जाए कि थीटा है 90 डिग्री, तो बताइए a प्लस बी क्या होगा, भैया cos 90 कितना हो जाता है 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, और आपको मिलेगा आर, सिंपली आर, न मिनिमम न मैक्सिमम, आर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको क्वेश्चन में करने को मिलेंगे, उससे पहले ही हम अपने थियरी पार्ट में कर ले रहे हैं, ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए। अब सिचुएशन ये है कि ए और बी बराबर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ए और बी आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा,
चलिए अब आगे इसी में कहानी एक है, ये जो r लिखा था कि r इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक, दो वेक्टर के लिए अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, यानी a इज इक्वल टू b हो जाए तो क्या होगा, तो r कितना होगा। ठीक, इसके लिए r क्या होगा। ठीक, तो बड़े आराम से इसका भी डेरिवेशन आपको आता है, आना ही चाहिए, आता ही होगा। क्या लिख देंगे यहां पे r, देखिए a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू b है तो a लिखिए चाहे b लिखिए, हर जगह बराबर है बात। यानी a अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर फिर 2a स्क्वायर। ठीक, और 2a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, यानी रूट में यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर, और ये देखिए 2a स्क्वायर यहाँ और 2a स्क्वायर यहाँ, आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। और आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो यानी r इज इक्वल टू अब की बार आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, यानी रूट में ये देखिए 2a स्क्वायर इंटू फिर से ये 1 प्लस cos थीटा की जगह हमने ये चिपका दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको काटिएगा मत, ये थीटा का ये याद रखिएगा, ये इससे कटेगा नहीं कि आपने इससे काट दिया, ये एंगल का आधा है, 45 डिग्री का आधा, 90 डिग्री का आधा, 60 डिग्री का आधा, ये आधा इसको नहीं काटेगा, है ना, बात को समझिएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यानी r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2a cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे 2 और 2 एक पेयर ये बाहर आ गया, a स्क्वायर का a बाहर आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एक cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया, यानी ये हो जाएगा आप। ठीक, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी अब r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 जब a इक्वल टू b हो। अब इसका एप्लीकेशन बहुत सारा, जैसे मान लीजिए दो मोमेंटम सेम है, यानी दो मोमेंटम का डायरेक्शन दे रखा p1 p2, लेकिन आपसे कहा जा रहा है p1 p2 इक्वल टू p1 p2 है ना, आपस में इक्वल है इक्वल टू p है, तो आप यहां लिख सकते हैं p इक्वल टू 2p या p रिजल्टेंट p, यानी pr इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। फोर्स इसी तरह से रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। तो जैसे अब सवाल यह है कि हमने दो फार्मूले बना लिए कि यानी r एक बार ये आता है, r एक बार ये आता है, ये कब आता है जब हमसे कहा जाए कि यानी इसका मतलब जब a और b दोनों अलग अलग हों तो r इक्वल टू ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हमें आता r इक्वल टू कितना, तो कहेंगे 2a cos थीटा बाई 2। अब दोनों के केस में हम अगर पूछें आपसे कि बताइए नंबर 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होगा, नंबर 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक, यानी a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री, आप लिख दीजिए यहां पे एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री, साफ साफ लिखिए, एक लिख लीजिए बाकी आप समझ जाएंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b कितना है 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप दो सिचुएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर एक, तो कि अब a इज नॉट इक्वल टू b, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर नहीं है, तो r इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे इसका मतलब r इक्वल टू a स्क्वायर, और ये 90 डिग्री आपने ले लिया पहले ही से, ये जाएगा 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन अगर यहीं पर आपने ये कह दिया कि a इक्वल टू b है तो क्या होगा, a इक्वल टू b है तो क्या होगा, यानी एक सिचुएशन ये बन रही है कि यानी a इज नॉट इक्वल टू b, तो आप r यहां निकालेंगे। लेकिन अगर a इक्वल टू b मतलब दोनों बराबर है तो अब यहां पे चले जाइए, यानी 2a cos 90 बाई 2 कितना हो जाएगा cos 45,
और cos 45 आपको पता है कितना हो जाएगा, यानी a और b cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 में करेंगे तो r इक्वल टू क्या मिलेगा, कहेंगे a√2। सॉल्व करके देख लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से नंबर सेकंड, अगर एंगल कितना हो, थीटा कितना हो दोनों के बीच का, अब की बार कह रहे 60 डिग्री, क्या हो 60 डिग्री। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं इस समय। ये 60 डिग्री हो तब आर कितना मिलेगा, सिचुएशन नंबर 1 ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बहुत सारे सवाल हैं अपने आप में, तो क्या हो जाएगा आर, तो आर लिख देंगे यहाँ पे, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और यहां से 2 से 2 कैंसल, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कहेंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मिल गया। ठीक इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि ए इक्वल टू बी हो तो मिले क्या मिलेगा, यानी cos 60 डिग्री पर जब यहां पे 90 डिग्री पर यानी थीटा 90 डिग्री पर जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो आर कितना होगा, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो आर कितना होगा, कहेंगे a√2। ठीक इसी तरीके से यहां पर है कि अब थीटा 60 डिग्री है और सिचुएशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू बी, तो आर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर a इज इक्वल टू बी है तो आर कितना होगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा कितना, a√3। कितना आ जाएगा, a√3 करके देखिए आएगा। जब ये वापस में बराबर हो जाएगा तो ए स्क्वायर, या यहां से कर सकते हैं तब भी वही आएगा, ठीक है ना, चाहे यहां से आपको कितना मिल जाएगा, a√3। ठीक, a√3 आप करके देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली नंबर 3, ये 3 सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। थीटा है 120 डिग्री पर और a इज नॉट इक्वल टू बी, तो आर कितना होगा, -1/2 हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, बाकी सब जैसे था वैसे लिख देंगे इस वक्त। ये वाला क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे वैल्यू रख के चेक करनी थी, आपने चेक कर लिया। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, जब अब यहां वाला कब यूज करेंगे, कहेंगे जब a इज इक्वल टू बी है। ये a इज इक्वल टू बी, देखिए इसमें तो दोनों वैलिड है, आप a इज इक्वल टू बी तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, है ना, cos 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 60 और cos 30 की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 30 √3/2, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जब याद रहेगी तो अभी मजा आएगा। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यानी 120 डिग्री आपने रख लिया, तो ये ए और बी अगर इक्वल होंगे तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। आप ये वैल्यू करके देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आएगा आंसर यही। तो ये चीजें, ये जो बहुत बेसिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएंगी एकदम। ये समझिए कि इतनी बार काम आएगी, जैसे ही आप फोर्स पढ़ना शुरू करेंगे आपको कहा जाएगा कि एक फोर्स F1 एक फोर्स F2, दोनों एक दूसरे से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10-10 न्यूटन और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर। ये कहां मिलेगा, कहेंगे आप कूलाम लॉ पढ़ेंगे तब मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब मिलेगा, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तब मिलेगा, सिंपल फोर्स पढ़ेंगे तब मिलेगा, यानी ये सारी चीजें, मोमेंटम पढ़ेंगे तब मिलेगा। ये सारी चीजें वहां पर इस जो है सारी चीजें इसी तरीके के सवाल आपको बनेंगे जो आपने वेक्टर में पढ़ रखे हैं। दो फोर्स बता दिया जाएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से 60 डिग्री पर लाई कर रहे हैं, बताइए उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप कह देंगे किसी एक फोर्स का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एक का मैग्नीट्यूड इंटू √3 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपसे कहा जाएगा कि 3 चार्ज रखे गए हैं, यानी इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि ये देखिए 3 चार्ज रखे गए हैं और एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और कुछ इसकी वैल्यू दे रखी रहेगी, ये Q1 है, ये Q2 है और इस पर यानी इस चार्ज की वजह से इस पर और इस चार्ज की वजह से इस पर आप फोर्स निकाल कर बताइए। तो आप लिखेंगे ये F1 है, ये F2 है। अगर ये दोनों चार्ज सेम है तो यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा और ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये भी एंगल आपको, अगर आप बोला गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप यहां से क्या निकालेंगे, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पे F जो रिजल्टेंट है FR इज इक्वल टू F√3 आ जाएगा। ये वहां पे बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में काम आएगा, लीनियर मोमेंटम जब आप पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स कम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों,
वहां पर भी काम आएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम मेथड, और साथ ही साथ ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके सामने ये वाला फॉर्मूला। अब यहां पर आप फोर्स रख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी Fr 2F cos थीटा बाई 2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे 2E cos थीटा बाई 2, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट या लीनियर मोमेंटम इस तरीके से, तो आप रिजल्टेंट P इक्वल टू 2P cos थीटा बाई 2। यानी हर जगह ये आप इसको चिपका सकते हैं जहां जहां पर वेक्टर इस तरीके की बात करी जाए कि दो वेक्टर हैं एक दूसरे से कुछ एंगल पर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये वाला उठ के चला आएगा। यानी यहां पर यानी जितनी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर में है, अगर वो वेक्टर का अप्लाई करेंगे तो यानी इसका और इसका रोल आप बहुत ज्यादा यूज देखेंगे कि इसका रोल बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात है? इसलिए इसको एकदम साफ साफ नोट कर लीजिएगा और अपने आप से भी ये वैल्यू रख के डिराइव कर लीजिएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। इतना तो आप सीख ही गए हैं कि बिल्कुल कि अब कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ? नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा हम लोग का? नानी यहां तक हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जब यूनिट वेक्टर पूरा पढ़ लेंगे और एनालिटिकल मेथड, तो कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, आराम से एकदम पढ़ते रहिए, एक एक चीज को समझते हुए पढ़िए, क्योंकि देखिए आप एक बार समझना तो पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बार समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद बार बार केवल एक बार रिवाइज करना रहता है, याद करना रहता है। लेकिन पहली बार आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एकदम क्लियरली जब आप चीजें एक बार सिर्फ समझ लेंगे ना, तो बस वहीं से काम बन जाता है। फिर उसके बाद आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा और बढ़ जाती है और आप सवालों को अच्छे से सोच पाते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।